तो एपिसोड के शुरुआत में हमें उसी मठ का सीन दिखाया जाता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जब गुरुजी शुभ जोशी को अपने आश्रम में बुलाते हैं। लेकिन अभी की परिस्थिति तो कुछ और ही है। यहाँ पर गुरुजी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की महामारी फैली हुई थी। शुभ जोशी गुरुजी को पानी पिलाता है जिसे पीने के बाद गुरुजी की मृत्यु हो जाती है। जब शुभ बाहर आता है तो हम बाहर बहुत सारी लाशों को देखते हैं जो कि इसी महामारी के चलते मर गए थे। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीबीआई वालों को जो कि एक लाश को पानी से बाहर निकालते हैं। लाश की कंडीशन देखकर निखिल कहता है कि इसे मरे हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और शायद इसको मारने से पहले इसे टॉर्चर भी किया गया है। इसी बारे में डिस्कस करते हुए अदिति निखिल को बताती है कि उसे लोलार की हत्या के पीछे रसूल का हाथ लगता है, लेकिन निखिल उसे सबूत लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ नैना डार्क वेब पर शुभ की डिटेल निकालती है कि कैसे वो अपने फॉलोअर्स तक अपनी बात पहुंचाता है और उनको कैसे अपना प्लान बताता है। इसके बाद हम सीबीआई ऑफिस में देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरी टीम आई है जो कि निखिल की टीम की जगह इस केस को हैंडल करेगी क्योंकि किलर्स ने सरेआम गवर्नमेंट को धमकी दी थी, जिस वजह से ये होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर था। इस टीम को लीड कर रहा है पॉल नाम का ऑफिसर और पुरानी टीम इन्हीं के अंडर काम करेगी, जिसके बाद इनको एक नया सीक्रेट बेस भी दिया जाता है ताकि इनकी इंफॉर्मेशन लीक न हो। आगे हम देखते हैं डीजे को जो हरिद्वार जाता है उसी मठ में, जहां उसे पता चलता है जब महामारी फैली थी तब केवल शुभ और वृंदा नाम की लड़की ही उस महामारी से बच पाई थी। डीजे को उस लड़की का एड्रेस भी मिल जाता है। आगे हमें कुल्लू हिमाचल प्रदेश का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मोंक बच्चा उस बस को रुकवा देता है जिसमें वो बैठा था। वो बच्चा बाहर आकर सभी से कहता है कि ये रास्ता उचित नहीं है, जिसके कुछ ही देर बाद ऊपर से बहुत बड़े पत्थर आकर नीचे गिरते हैं। ये सब देखकर वहाँ खड़े लोग इसकी फोटो खींचने लगते हैं। दूसरी तरफ केसर को लीगली बेल मिल चुकी थी, जिसके बाद पॉल नुसरत को केसर के खिलाफ झूठे सबूत बनाकर फंसाने के लिए कहता है क्योंकि अगर केसर बाहर आया तो ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और नुसरत भी यही करती है। रात को अदिति रसूल के घर के बाहर से उस पर नजर रखती है। जब रसूल किसी को कॉल करता है तब अदिति उसे सुन नहीं पाती क्योंकि रसूल खुद एक हैकर है, जिसे अदिति समझ जाती है कि दाल में कुछ तो काला है। अगले दिन डीजे वृंदा से मिलता है जो कि अंधी होती है। यहाँ पर शुभ के बारे में डीजे वृंदा को बताता है और उसे वो बातें सहन नहीं होती, जिसके बाद वो डीजे को वहाँ से चले जाने को कहती है। लेकिन जाते जाते डीजे वहाँ से एक बुक ले जाता है जिसे शुभ जोशी ने ही लिखी थी। उधर निखिल और नुसरत स्वाति की बॉडी की जांच करते हैं और जांच करने पर उनका सीधा शक डीजे पर जाता है क्योंकि वही है जिसे फोरेंसिक और ऐसे केस की अच्छी नॉलेज है। उधर अदिति देखती है कि रसूल अपने घर से बाहर आ चुका है और मौका देखकर वो उसके घर में घुस जाती है। छानबीन करने पर उसे एक पेन ड्राइव मिलती है जिसे लेकर वो घर से निकलती है, लेकिन तभी बीच में उसे रसूल मिल जाता है। अदिति रसूल को बताती है कि वो उसके पास ही आई थी, लेकिन वो घर पे नहीं मिला, इसीलिए वो वापस चली गई। इसके बाद अदिति को ना चाहते हुए भी रसूल के कमरे में जाना पड़ता है, जहाँ पर वो कुछ बुक्स को देखती है जिसमें उसे काफी सारे असुर के स्केच मिलते हैं। ये देखकर अदिति भी डर जाती है। इस जगह पर रसूल को पता चलता है कि उस पर अदिति को शक है, जैसा कि उसने पहले सीजन में लोलार को मारने से पहले कहा था कि उसे पता चल जाता है कि कब कौन उस पर शक कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। उसके बाद हम देखते हैं डीजे और निखिल को बातें करते हुए। निखिल डीजे को चेतावनी देता है कि जो भी तुम ये कर रहे हो वो बंद कर दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ डार्क वेब पर चल रही बातों के पैटर्न को समझकर नैना उनको डिकोड करती है, जिससे उसे पता चलता है कि अगला मर्डर किसी अश्विनी नक्षत्र नाम की लड़की का होने वाला है, ठीक 1 सप्ताह बाद। लेकिन इसे शुभ को पकड़ने का एक मौका समझकर डीजे नैना से कहता है ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो शायद हम उसे पकड़ने का मौका ही खो दें। लेकिन नैना ये बात नहीं मानती और वो मैसेज सीबीआई को सीक्रेटली भेज देती है क्योंकि नैना नहीं चाहती कि किसी निर्दोष की जान जाए, जैसे उसकी बेटी की गई थी। अब ये बात रसूल को भी पता चल जाती है और वो चुपके से गेम के जरिए अपनी टीम को मैसेज करता है क्लोज द गेट। तभी दूसरी तरफ नैना के सिस्टम पर रिस्ट्रिक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर डीजे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि नैना की वजह से उसने शुभ को पकड़ने का एक और मौका हाथ से गवा दिया। तभी नैना बताती है कि हम एक्सेस वापस ले लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें उनके ही किसी मेंबर की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि केसर भारद्वाज, जो कि अब जेल से छूट चुका है। अगले दिन अदिति निखिल को बताती है कि ये पेन ड्राइव मुझे रसूल के घर से मिली है, जिसमें उसने अदिति की सारी इन्फॉर्मेशन रखी है जो वो पूरे दिन में करती है। लेकिन निखिल कहता है हमें अभी उस होने वाले अटैक पर फोकस करना चाहिए। रात को अदिति फिर से रसूल के घर के बाहर उस पर नजर रखने जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई मास्क वाला बंदा उसे किडनैप कर लेता है। अगले दिन सुबह सीबीआई की टीम केसर को गिरफ्तार करने के लिए निकलती है, लेकिन केसर उनको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है।
और आगे जाकर डीजे और उसका एक फ्रेंड जो कि रो एजेंट था वो उसे किडनैप कर लेते हैं। ऑफिस में अदिति की गैर मौजूदगी देखकर निखिल को उसकी फिक्र होने लगती है, जिसके बाद हमें अदिति का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो किसी फंदे पर लटकी है, बस नीचे से टेबल खिसकाने की देर है और हमें उसके साथ ही एक लड़की का चेहरा देखने को मिलता है।